आज का हमारा टॉपिक्स होगा किसी विलियन का पीएच मान क्या होता है, पीएच स्केल से क्या समझते हैं और डेली लाइफ में पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पीएच स्केल की जरूरत क्यों पड़ा, सबसे पहले इस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो मान लो आपको दो एसिड दे दिया जाए, इसमें भी एक एसिड है, एसिड मीन एसिड का जलीय विलयन, तो दोनों में एसिड का जलीय विलयन। तो किसी सूचक द्वारा क्या आप ये बता सकते हो कि इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? नहीं बता सकते हो। सूचक हमें सिर्फ ये बताएगा कि कौन एसिड है कौन बेस है। सूचक क्या बताता है? सूचक हमें सिर्फ ये बताता है कि कौन एसिड है कौन क्या चीज है, बेस है। सूचक ये नहीं बताएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। ये दोनों में एसिड है, दोनों में क्या चीज है? एसिड है। इसमें भी एसिड है और इसमें भी एसिड है। अब यदि हमें पता करना है कि इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, ये सूचक के द्वारा पता नहीं चलेगा। तो इस तरह की जब समस्या हमें आया, हमारे साइंटिस्टों के पास आया, तो उसको दूर करने के लिए एक स्केल बनाया गया, जिस स्केल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? पीएच स्केल या यूनिवर्सल इंडिकेटर भी इसको बोला जाता है। ठीक है। और इसके बनाने वाले कौन व्यक्ति थे? हाँ, एक जर्मन, सॉरी फ्रेंच यहाँ लिखा गया है, जर्मन क्या चीज? जर्मन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। उन्होंने 1909 ईस्वी में एक स्केल का निर्माण किया जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है? सबसे पहले हम पीएच का मतलब क्या होता है उसको एक बार देख लेते हैं। पीएच, पी का मतलब होता है पोटेंस। पी का मतलब क्या होता है? पोटेंस, जो जिसका मीनिंग होता है पावर। क्या होता है? पावर। और पावर का मतलब जानते हैं क्या होता है? शक्ति। और एच जो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन। एच का मतलब कौन सी हो गया? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से पीएच का समान अर्थ हो गया किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति। मतलब ये पीएच स्केल कुछ इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि किसी एसिड को यदि हम जल में डालते हैं, क्या करते हैं? जल में डालते हैं तो H+ आयन में टूटता है। तो जिस एसिड का जलीय विलयन में H+ आयन की मात्रा ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, और जिस जलीय विलयन में H+ आयन की मात्रा कम होगा वो क्या होगा? उसके अपेक्षा कम एसिडिक होगा। ये तो पहले से हम लोग जानते हैं कि किसी भी एसिड को हम लोग जल में घुलाते हैं तो किस में टूटता है? H+ आयन में। किसी भी एसिड को हम जल में घुलाते हैं, ठीक है, किसी भी एसिड को हम जल में घुलाते हैं तो H+ आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और ये जल से रिएक्शन करके, जल से रिएक्ट करके ये H+ आयन जल से रिएक्ट करता है और इस तरह से ये बन जाता है क्या चीज? हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन H3O+, H3O+। यही H3O+ जो होता है ना, वो मुख्यतः एसिड के नेचर को क्या करता है? प्रस्तुत करता है, एसिड के नेचर को उत्पन्न करता है। ठीक है। तो ये स्केल नाम ही है इसका, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब शक्ति। मतलब किसी भी विलयन में H+ आयन की मात्रा ज्यादा होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, H+ आयन की मात्रा कम होगा तो क्या होगा? वो कम एसिडिक होगा। कुछ इसी सिद्धांत पर यह हमारा पीएच स्केल क्या करता है? काम करता है। तो आपसे कोई पूछे कि पीएच स्केल किस सिद्धांत पर काम करता है, तो H+ आयन या H3O+ आयन भी इसको कहा जा सकता है। दोनों सेम चीज हो गया, H+ आयन। और वही तुरंत क्या होता है, क्योंकि H+ आयन ज्यादा देर तक पानी में अकेले नहीं रह सकता है,
वो तुरंत जो होता है जल से पुनः रिएक्शन करता है, मतलब जल के साथ क्या होता है जुड़ करके और H3O प्लस बनाता है, जो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं H3O प्लस आयन के बारे में, इस तरह से वो बनता है। तो इस तरह से आप H प्लस आयन भी बोल सकते हैं या H3O प्लस आयन भी बोल सकते हैं, याद रहेगा। तो ये स्केल कुछ इसी सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। अब यहाँ पर इसका डिफिनीशन कुछ क्या कहते हैं, साइंस के भाषा में कुछ यहाँ पर लिखा गया है जो आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगा, आगे जाइएगा तो समझिएगा। किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणों को उस विलयन के क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो पीएच बराबर होता है डिफिनीशन के हिसाब से माइनस लॉग एच प्लस। तो फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव वगैरह में सब पूछ जाता है तो आप थोड़ा देर के लिए इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, बाकी चीजें आप जाइएगा मतलब हायर आप आगे के क्लास में जाइएगा तो वहां पर इसको डिटेल्स में पढ़िएगा, फिलहाल आपको समझ में यहाँ पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं पीएच स्केल किस तरह से वर्क करता है। ये हो गया आपका पीएच स्केल हो गया, क्या हो गया, जिसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। तो पीएच स्केल में होता क्या चीज है कि इस पर संख्या को 1 से लेकर के 14 तक को लिखा जाता है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से। अब मान लो कि आपके पास कोई एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब कोई अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है। अब आपको पता करना है कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है। तो इस पीएच स्केल की सहायता से उसे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, पीएच स्केल की सहायता से बता सकते हैं। तो सबसे पहले ये पीएच स्केल जो होता है ना कि कुछ इस तरह का ये स्केल हो गया जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें एक कलर होता है, जो यहाँ पर कलर आपका लिखा हुआ है। ये खास तरह का ये पेपर होता है, ये खास तरह का क्या होता है, ये पेपर होता है। और मान लो कि कोई आपके पास कोई सॉल्यूशन है, चाहे वो दोनों एसिड ही हो, मतलब एसिडिक हो, अम्लीय हो, या दोनों क्षारीय हो, या एक अम्लीय हो एक क्षारीय हो, और हमको पता करना है कि सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि वो एसिड है या बेस है, वो सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है, या हमें ये पता करना है कि दोनों एसिड है तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है। तो सबसे पहले इस पीएच पेपर को हम क्या करेंगे, उस विलयन में डालेंगे। 2 विलयन है तो दोनों में डालेंगे एक करके। अच्छा, तो इसका होगा क्या कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर कलर दिया हुआ है तो उस यहाँ पर कलर चेंज होगा ना, तो कलर से हम मैच करेंगे, और जिस कलर से मैच हो जाएगा उसके नीचे उसका पीएच मान दिया हुआ है, उसके नीचे उसका पीएच मान दिया हुआ है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। तो पीएच स्केल पर क्या होता है कि 7 यदि आपका बताता है, क्या बताता है, 7, मतलब इस कलर का आता है, ये वाला कलर का आता है, ये वाला कलर का यदि आता है तो उसका पीएच मान 7 होगा। और जिसका पीएच मान 7 होता है ना वो उदासीन होता है, मतलब न तो उसके अंदर अम्लीय प्रॉपर्टीज होता है और न ही क्षारीय प्रॉपर्टीज होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से जैसे जैसे इधर बढ़ोगे ना वैसे वैसे अम्लीयता का शक्ति जो होता है ना, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और जैसे जैसे 7 से दूर आप जाओगे ना, इधर जाओगे, वैसे वैसे जो होता है ना क्षारीय प्रॉपर्टीज, मतलब क्षारीय शक्ति क्या होता है, जैसे बढ़ते जाता है, क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो इस तरह से जैसे मान लो कि आप पीएच स्केल पर टेस्ट करते हो और रंग आपका आ जाता है रेड, क्या आ जाता है, रेड, इसका मतलब क्या होगा, एसिड होगा। और दूसरा भी आप चेक करते हो उसका कलर कुछ इस टाइप से आ जाता है, इस टाइप से आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, 7 से कम है तो ये भी आपका अम्लीय हो जाएगा। और प्रश्न उठता है कि एक का पीएच मान आ गया आपका, मान लो 3 आ गया, और एक का पीएच मान आपका आ गया 1, तो दोनों में कौन स्ट्रांग होगा, ये 1 वाला स्ट्रांग होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम 7 से कम होता है ना वैसे वैसे एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, बढ़ते जाता है। और इधर जाओगे ना तो आपका क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी, क्षारीय प्रॉपर्टीज क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो इस तरह से पीएच स्केल की सहायता से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसी विलयन की एसिडिक प्रॉपर्टीज कौन वीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है, इस स्केल की सहायता से
हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब ये स्केल जो होता है ना, दो टाइप का होता है। एक ये देख रहे डिजिटल मीटर हो गया, क्या हो गया, डिजिटल मीटर हो गया। तो इसको क्या करोगे, ये वाला भाग जो भी आपका बिलियन है उसके अंदर इसको डालोगे ना, तो यहाँ पर आपका रीडिंग बताएगा। यहाँ पर क्या करेगा, रीडिंग बताएगा। यहाँ बिल्कुल जैसे आपका थर्मामीटर वगैरह होता है उस टाइप से ही काम करता है। तो ये डिजिटल मीटर हो गया। कौन सी हो गया, ये हो गया पीएच पेपर हो गया। ये क्या हो गया, पीएच पेपर। पीएच पेपर जिसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, याद रहेगा। तो ये हो गया पीएच मीटर हो गया, ये क्या हो गया, पीएच पेपर हो गया। क्या हो गया, तो दोनों की सहायता से हम पीएच किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के गुण के क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है आपका, जैसे सी वाटर। सी वाटर का मतलब हो गया समुद्री जल। तो समुद्री जल का पीएच मान जो होता है ना, लगभग 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 7 हो गया, तो जो न्यूट्रल है उसका क्या होगा, 7। जैसे यहाँ ब्लड है, तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। इसका मतलब अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा ब्लड हमारा, ब्लड क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। हल्का सा बेसिक नेचर उसके अंदर होता है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4। उसी तरह से मिल्क हो गया, यूरिन हो गया, सलिवा हो गया, इसका पीएच मान 6.3 से 6.6 होता है। तो क्या होगा, ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, अम्लीय होगा। 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। उसी तरह से ब्लैक कॉफी हो गया, लेमन जूस वगैरह हो गया, विनेगर हो गया, इसका पीएच मान कितना होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। उसी तरह से बैटरी हो गया, एसिड हो गया, इसका पीएच मान 0 होता है। 0 का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको हम तेजाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तेजाब भी कहते हैं। तो सोचो जिसका पीएच मान 0 हो गया, इसका मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। उसको कहीं भी रखोगे तो क्या करेगा, जला देगा। आपको क्या करेगा, जला देगा। ठीक है। और इस तरह से यहाँ भी आपका कलर के हिसाब से दिया हुआ है। जैसे मान लो रेड आ गया आपका, इस टाइप का आ गया, डीप रेड आ गया, पीएच पेपर पर चेक करते हो और उसके अंदर डालते हो, इसका कलर बदल करके डीप रेड हो गया। तो डीप रेड का मतलब क्या हो जाएगा, उसका पीएच मान 0 हो जाएगा। जैसे बैटरी का एसिड, जो बैटरी के अंदर जो एसिड होता है ना, उसका मान क्या होता है, ये वाला गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड का मतलब HCl, जो हमारे पेट के अंदर आता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है, 1। इसलिए HCl में जब पीएच पेपर डालोगे ना, तो कुछ इस टाइप का डीप रेड नहीं, मतलब हल्का सा इसे थोड़ा सा लाइट रेड में आएगा। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 1। इस तरह से पीएच पेपर की सहायता से एग हो गया, एग का पीएच मान कितना होता है, 8। इसका मतलब क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, मिल्क, मिल्क का पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। तो क्या होता है, अम्लीय हो जाएगा। क्या होगा, अम्लीय। बेकिंग सोडा का क्या होता है, 9। इसका मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। सोप, सोप का पीएच मान कितना होता है, इसका मतलब सोप मतलब साबुन जो होता है किस नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। किस नेचर का, क्षारीय नेचर का होता है। ड्रेन क्लीनर, जो आप क्लीन वगैरह फर्श वगैरह चाहे बाथरूम वगैरह जो क्लीन करते हो वहाँ, तो वो उसका पीएच मान कितना होता है, 14। इसका मतलब किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। चलिए आगे कुछ और चीजों को हम लोग फोकस करते हैं। प्रकृति उदासीनीकरण की विकल्प देती है। प्रकृति जो होता है उदासीनीकरण का विकल्प होता है, मतलब कि जहाँ बीमारी है वहीं पर उसका क्या होता है, इलाज नहीं होता है। जहाँ बीमारी है वहीं पर उसका इलाज होता है। जैसे एक नॉर्मली उदाहरण, आप लोग इस तरह का पौधा देखे होइएगा नहीं, जिसको हम लोग बिछुआ का पौधा कहते हैं या नेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये पौधा, ये नेटल का पौधा हो गया, या इसी को हम बोलते हैं बिछुआ का पौधा। क्या कहते हैं इसको, बिछुआ। तो ये हो जाएगा नेटल का पौधा। इसका पौधा हो जाएगा, नेटल का ये पौधा हो जाएगा। ये भी हो जाएगा आपका नेटल का पौधा होगा, नेटल का पौधा होगा। ठीक है। गांव साइड वगैरह में कवास का पौधा भी कहा जाता है। नहीं, इसमें होता क्या चीज है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो रुए के जैसा जो है ना, पाउडर के जैसा यहाँ पर चिपका हुआ रहता है। ठीक है। जो पत्ते होते हैं या इस टाइप का जो होते हैं,
तो उसके ऊपर क्या होता है ना कि पाउडर के जैसा या रुई के जैसा बाल नुमा यहाँ पर निकला हुआ रहता है, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का। मान लो कि ये आपका ये पत्ता हो गया, कुछ इस तरह का, इस तरह का पत्ता हो गया। इस पत्ते पर क्या होता है कि इस तरह से बाल नुमा, इस तरह से सनातनाई, इस तरह से हल्का फुल्का इस तरह से निकली हुई रहती है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से निकला हुआ रहता है। और जब इसको आप टच करोगे ना तो आपके बॉडी में ये पाउडर का जैसा चिपक जाएगा जा करके, और चिपकता है तो बहुत ही नुकीला होता है। तो आपका स्किन से वो टच करेगा, और इसमें होता है मेथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। निकल के पौधे में क्या होता है, इसमें होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जिसको हम लोग मेथानोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग मेथानोइक एसिड भी कहते हैं, मेथानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड भी इसको कहते हैं। तो जैसे ही हमारे बॉडी से चुभता है तो इसके मेथानोइक एसिड फॉर्मिक अम्ल जो होते हैं वो हमारे ब्लड से जाकर के मिल जाते हैं, और ब्लड से मिलते हैं तो ब्लड से रिएक्ट करके बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। और यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है पीड़ा और जलन उत्पन्न करता है, पीड़ा और जलन उत्पन्न करता है। तो ये किस नेचर का होता है, एसिड नेचर का, क्योंकि इसमें एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसलिए किस नेचर का होता है, ये एसिड नेचर का होता है। तो इसके इलाज के लिए जस्ट इसके अगल बगल में भी इस टाइप का आपने पौधा जरूर, उसके अगल बगल में इस तरह का पौधा आप लोगों ने देखा होगा। इस पौधे को कहते हैं डॉग प्लांट। क्या कहते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं डॉग प्लांट, डॉग पौधा, डॉग प्लांट इसको बोला जाता है, डॉग प्लांट। तो ये बेसिक नेचर का होता है। क्या किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। और आप जानते हैं कि एसिड और बेस दोनों मिल जाए तो एक दूसरे क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। क्या करते हैं, उदासीन। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकृति उदासीनीकरण का क्या करती है, विकल्प देती है। मतलब यदि आपके पास कुछ एसिड है कि नहीं, तो उसके जस्ट अगल बगल में बेसिक नेचर का भी कुछ न कुछ क्या होगा, होगा। मतलब जहाँ बीमारी है उसका इलाज भी उसके अगल बगल में कहीं न कहीं है। तो नेचर हमें किसका विकल्प देता है, उदासीनीकरण का। किसका, उदासीनीकरण का। अब यहाँ पर देखते हैं कि हर चीज का एक पीएच रेंज होता है, पीएच परास होता है। जैसे हमारे बॉडी का पीएच परास जो होता है ना, पीएच रेंज जो होता है ना, वो 7.0 से 7.8 होता है। हमारे बॉडी का पीएच मान का रेंज क्या होता है, 7.0 से 7.8। तो याद रखिएगा, एग्जाम में सभी पूछता है कि हमारे शरीर के पीएच मान का रेंज क्या होता है, परास क्या होता है। तो कितना याद रखिएगा, 7.0 से 7.8। इस रेंज में यदि हमारे बॉडी का पीएच मान है तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसके रेंज से आगे या पीछे हो जाएगा, इसका मतलब हम बीमार पड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। खास करके बुखार का आना है कि नहीं, पीएच रेंज का गड़बड़ हो जाने से ही हमें क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण हमें क्या हो जाता है, बुखार आ जाता है। क्या हो जाता है, बुखार आ जाता है। फिर यहाँ पर है वर्षा जल का पीएच मान। तो वर्षा जल का पीएच मान जो होता है वो 5.6 होता है। जो बारिश होता है ना उसका पीएच मान क्या होता है, 5.6 होता है। लेकिन होता क्या चीज है कि प्रदूषण के कारण, किसके कारण, प्रदूषण के कारण, यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये घर हो गया, ये यहाँ पर चिमनी वगैरह हो गया है कि नहीं, यहाँ पर क्या हो गया चिमनी वगैरह हो गया। तो या बारिश वगैरह क्या कहते हैं, बाइक वगैरह होता है, तो उससे जो हानिकारक कुछ गैसें निकलती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैसें निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, SO2, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। अब मान लो कि ये बारिश की बूंद है, ये अपना पृथ्वी हो गया, क्या हो गया, ये अपना पृथ्वी हो गया, क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी पर क्या रहता है, पेड़ पौधा, पानी, बहुत सारा चीज होता है अपना। अब यहाँ पर जो है बादल है, कौन सी है, ये बादल है, यहाँ पर बादल है, ये वाला बादल है। अब यहाँ पर चिमनी वगैरह है। अब यहाँ से जो इसकी हानिकारक गैसें निकलती है,
इस गैस में SO2 हो सकता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, दोनों हो सकता है। जब बारिश की, अब ये जाकर के वायु में मिल जाता है, ये वायु में क्या होता है, हाँ, NO2 या SO2 जो होता है ना, वो जा करके वायु में मिल जाता है। ये हो गया बादल, क्या हो गया, बादल। तो जब बारिश होता है तो बारिश की बूंदे वायु में जब आती है तो वायु में आने के बाद NO2 और SO2 से उसका भेंट होता है। NO2 और SO2 मिलता है किससे, बारिश के बूंद से, क्योंकि बारिश के बूंदे जब आती है तो वायु से होकर के आएगी, पृथ्वी पहुंचेगी तो किससे होकर के आएगी, वायु से होकर के आएगी। तो वायु में जब जैसे ही बारिश की बूंदे प्रवेश करती है तो वहां पे NO2 और SO2 से वो जल जो होता है ना वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद से बनाता है ये H2SO4 और बनाता है HNO3 जो एसिड है, क्या चीज है। अब ये एसिड जो होता है पानी के साथ मिल जाता है, बारिश के बूंदों के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है। और जब बारिश के बूंदे जब पृथ्वी पे पहुंचती है तो एसिड भी उसके साथ क्या होता है, पहुंचता है। इसलिए उस बारिश के जो पीएच रेंज जो 5.6 है, अब तो उसके अंदर एसिड मिल गया, तो एसिड मिलने के कारण उसका पीएच मान 5.6 से क्या होता है, घट जाता है। और इस तरह के वर्षा को हम लोग बोलते हैं कौन सा वर्षा, अम्लीय वर्षा। कौन सा वर्षा, एसिड रेन उसको बोला जाता है, अम्लीय वर्षा बोला जाता है। तो अम्लीय वर्षा क्यों बोला जाता है, क्योंकि बारिश के बूंदों के साथ SO2 और NO2 जो वायुमंडल में रहते हैं प्रदूषण के कारण, वो जल के साथ मिल करके H2SO4 और HNO3 बना देते हैं, जिसके कारण उसका एसिडिक नेचर, मतलब उसके अंदर एसिड के प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एसिड का गुण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस तरह से उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। और इस तरह के वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और जब अम्लीय वर्षा जब पृथ्वी पर आता है तो पानी में, जलाशय में, जो खेत है उसमें, इस सभी में जाकर के बारिश की बूंदे क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिसके चलते इस पानी का भी पीएच मान बढ़ जाएगा, मतलब ये भी एसिडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका भी अपना पीएच मान होता है। जब पानी में आकर के एसिड गिरेगा तो स्वाभाविक है उसका एसिडिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अम्लीय गुण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए उसके अंदर जो भी जीव होंगे उनका भी एक अपना पीएच रेंज होगा, तो उसका भी पीएच रेंज क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और गड़बड़ होने का मतलब है कि फिर वो जिंदा नहीं रह पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग किसान वगैरह को देखते होइएगा कि वो हर साल जो है अपने खेतों में चूने का छिड़काव करते हैं, चूना हो गया या चौक हो गया है कि नहीं, या ढेंचा का पौधा वगैरह का उपयोग करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि बारिश जब होती है तो उनको पता है कि अम्लीय बारिश होता है कि नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया कि अम्लीय बारिश होती है। अम्लीय बारिश होने के कारण मिट्टी का भी अपना एक पीएच मान होता है, तो वो गड़बड़ हो जाता है, मतलब क्या होता है, अम्लीयता क्या होता है, मिट्टी का बढ़ जाता है। तो अम्लीयता को दूर करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, क्षार चाहिए। और चूना कौन चीज है, क्षार है, इसीलिए चूने का छिड़काव किया जाता है ताकि वो उदासीन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिट्टी के पीएच मान जो होता है ना उसका 7.7 से 7.6 होता है। मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, 7 से 7.6 होता है। अब वही अम्लीय वर्षा जब होता है तो इसका ये अम्लीय, मतलब इसके अंदर अम्ल की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि अब एसिड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अम्लीय वर्षा के कारण इसका अम्लीय गुण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाता है। और एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, अम्लीय नेचर का ये हो जाएगा। और उसको दूर करने के लिए क्या चाहिए, फिर बेस चाहिए, क्या चाहिए, बेस चाहिए। इसीलिए इसके अंदर चूने वगैरह क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। फिर हमारे अमाशय में उपस्थित HCl का पीएच मान 1.4 होता है। हमारा अमाशय जो होता है, बायो में आपको पढ़ाएंगे, ये हो गया अपना अमाशय, क्या हो जाएगा, अमाशय, जिसको हम लोग साधारण बोलचाल के भाषा में पेट कहते हैं, क्या कहते हैं, पेट। यही हो गया हमारा अमाशय हो गया। तो जो भी भोजन हम करते हैं ना, इस अमाशय में आकर के स्टोर होता है, क्या होता है, स्टोर। और इसी अमाशय में आपका रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
जो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जो हानिकारक कीटाणु जाते हैं उसको नाश करता है कि नहीं। और अम्लीय माध्यम प्रदान करने के कारण इसमें एंजाइम वगैरह उत्पन्न होता है, जो भोजन को पचाने में क्या करता है, काम करता है। क्या करता है, काम करता है। तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, HCl होता है, जिसका pH मान कितना होता है, लगभग 1.4 होता है, 1.4 होता है। अब हम क्या करते हैं कि किसी कारण से जैसे मान लो कि मसालेदार भोजन किया, ज्यादा गर्म भोजन किया, ज्यादा तेल वाला भोजन किया, तो किसी कारण से इस HCl की मात्रा घट या बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में हमें अपच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस HCl की मात्रा घट या बढ़ जाने के कारण हमें किसकी क्या होता है, अपच की स्थिति उत्पन्न हो जाता है, अपच की स्थिति उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारा पेट फूल जाता है, डकार आता है कि नहीं, पेट में दर्द हो जाता है, गैस हो जाता है। क्या होता है, गैस होता है। तो क्यों होता है, HCl की मात्रा घट या बढ़ जाने के कारण ही होता है। तो इसको दूर करने के लिए हमें बेस चाहिए, क्षार चाहिए, नहीं तो अपच की स्थिति को दूर करने के लिए जिस क्षार का हम उपयोग करते हैं, क्षारक का उपयोग करते हैं, उसको बोला जाता है एंटासिड। क्या बोला जाता है, एंटासिड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, एंटासिड बोला जाता है। तो एंटासिड क्या है, तो एंटासिड एक क्षार है जो अपच की स्थिति को दूर करने के लिए किया जाता है। अपच की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, जब HCl की मात्रा कम या ज्यादा हो जाने के कारण। तो ज्यादा हो जाता है कब ज्यादा हो जाता है, जब हम तला हुआ भोजन खाते हैं, ज्यादा मसालेदार भोजन खाते हैं, ज्यादा गर्म भोजन कर लिए या दबा करके इतना खा लिए, खाना इतना दबा करके कहीं जाते हैं शादी ब्याह में, है कि नहीं, हाथ वगैरह धोते नहीं, चलो भाई नहीं तो कहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, अब ले दबा करके खाना इतना फुकट का मिल रहा तो इतना के जगह पे इतना खा लिए, तो क्या होगा, अपच की स्थिति उत्पन्न होगा। अपच की स्थिति उत्पन्न होगा मतलब यहाँ पर आपका एसिड जो है ना वो HCl की मात्रा क्या हो जाएगा, या तो घट जाएगा और नहीं तो बढ़ जाएगा। मतलब ज्यादा स्थिति में क्या होता है, बढ़ जाता है। या ऐसे भी होता है HCl की मात्रा ऐसे भी बढ़ जाता है आपका कि आप यदि ज्यादा देर तक भूखे रहते हो ना, तो एसिड की मात्रा जो होता है ना बढ़ जाता है। और एसिड की मात्रा बढ़ जाता है तो हमारे आमाशय के अंदर जगह जगह वो घाव कर देता है, जिसको हम लोग अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्सर। अल्सर का नाम सुने हो, अल्सर जो होता है ना आमाशय में एक तरह का घाव होता है और वो जल्दी से छूटता नहीं है, बहुत परेशान करता है वो। तो अल्सर कब होता है, जब आप ज्यादा देर तक भूखे रहोगे। तो जब ज्यादा देर तक भूखे रहोगे ना तो एसिड ये ज्यादा बनेगा, एसिड क्या होगा, ज्यादा बनेगा। और वही आपके आंतरिक भाग जो होता है आमाशय का, वो कहीं कहीं क्या करता है, उसको जला देता है। क्योंकि एसिड है, एसिड की मात्रा ज्यादा होगा तो क्या होगा, जला देगा। तो जला देने से वही घाव बन जाता है, उसी घाव को हम क्या बोलते हैं, अल्सर। क्या बोलते हैं, अल्सर। इसीलिए ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ हल्का फुल्का भोजन लेते रहना चाहिए, ना तो HCl की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, HCl की मात्रा बढ़ जाएगा। आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं मुंह या दांत का pH मान। तो हमारे मुंह जो होता है ना उसका pH मान 5.5 होता है, या दांत का pH मान क्या होता है, 5.5 होता है। अब इसका pH मान यदि कम हो गया, हमारा दांत जो होता है ना उसके ऊपरी परत जो होता है, जो ये परत आप देख रहे हो ये वाला, ये बहुत हार्ड होता है। ये क्या होता है, ये बहुत हार्ड होता है, इसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं, और ये बना रहता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ये बना रहता है, इसको बोलते हैं इनेमल, और ये बना रहता है कैल्शियम फॉस्फेट का, जिसके चलते बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। अब हम करते क्या चीज है कि खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद से कितना लोग कहता है अरे यार बढ़िया से ब्रश मत करो, बढ़िया से मुंह मत धो, नहीं तो इसका स्वाद खत्म हो जाएगा।
आधा पेट में आधा जाए आधा दांत में रहे तब न सोएंगे तो आराम से उसका स्वाद बना रहेगा। तो जब आप अच्छा से उसको धोते नहीं हो और खाते हो, खास करके मीट वगैरह खाते हो, तो उसको रेशा जो होता है दांत को सब चिपक वगैरह जाता है। या आप क्या कहते हैं चॉकलेट वगैरह खाते हो तो दांत को ज्यादा चिपकता है। दही दूध जो होता है ना दांत में क्या होता है ज्यादा चिपकता है वो। दही दूध दांत में क्या होता है ज्यादा चिपकता है। तो दांत में आपका चिपक जाता है, रात में आप सो जाते हो या दिन में सुबह ब्रश करते हो ठीक से वो आपके दांत में कहीं कहीं चिपका हुआ है। तो होता क्या चीज है कि हमारे दांत के अंदर क्या रहते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना उसको खाते हैं। जो भोजन आपके दांत में चिपक जाता है ना उसको वो खाते हैं और खाने के बाद से वो एसिड को रिलीज करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं आप भोजन करते हो आपके दांत में मुंह में यदि मतलब अन्न का जो कण रह जाए जो भी चीज आप खाते हो तो वो बैक्टीरिया उसको पुनः खाते हैं। अब रात में खा करके सो गए, अब बैक्टीरिया अपना काम करना चालू कर दिया, आपको तो पता नहीं चलेगा। तो वो अपना काम वो खाएगा, खाने के बाद एसिड उत्पन्न करता है। अब वो एसिड छोड़ता है वो, तो छोड़ता है तो हमारे दांत को जाकर क्या करता है वो डैमेज करता है। क्या करता है इसलिए हमारे दांत का पीएच मान क्या हो जाता है घट जाता है। मतलब पीएच मान 5.5 है तो उससे घट जाता है। तो घटने का मतलब ये होता है कि ज्यादा एसिडिक हो गया। क्या हो गया ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और इस तरह से वो दांत जो है सड़ना टूटना क्या हो जाता है चालू हो जाता है। कैविटी का होना, जो देखो यहाँ पर कैविटी दिख रहा है यहाँ पर ना इसके अंदर ये वाला कैविटी। कैविटी का मतलब गड्ढा, दांत में गड्ढा का बना आम बात है आजकल। आजकल कौन सी है आम बात है। क्यों है क्योंकि आप खाना खा लेते हो, आप ब्रश नहीं करते हो, तो ब्रश नहीं करते हो तो आपके अन्न का कण रह जाता है, बैक्टीरिया खाता है। बैक्टीरिया जो होता है क्या छोड़ता है एसिड छोड़ता है और एसिड छोड़ने के कारण इसका पीएच मान क्या हो जाता है घट जाता है। पीएच मान क्या हो जाता है तो दांत का पीएच मान घट जाएगा। तो पीएच मान इधर से उधर होगा तो दांत का क्षय होना स्वाभाविक है। इसलिए हमारे दांत का टूटना भी चल देख रहे हो ना ये वाला, इसका अगला दरवाजे गायब है। इसी तरह से आपका भी अगला दरवाजा क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। क्यों क्योंकि इसके पीएच मान गड़बड़ हो जाता है। पीएच मान क्या हो जाता है कम हो जाता है या गड्ढा हो जाएगा कैविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैविटी, तो भी आपका दांत जल्दी से क्या हो जाएगा टूट जाएगा, दांत जल्दी से टूट जाएगा। इसीलिए कभी भी खाना खाइए तो खाना खाने के बाद से जो है रात में ब्रश जरूर कीजिए। भले दिन में सुबह में मत कीजिए लेकिन रात में तो खाना खाने के बाद जरूर ब्रश कीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं खाना दबा कर खा लेते हैं और सोचते चलो सुबह में ब्रश करेंगे। एक तो आप रात में भी सुबह दांत से ठीक नहीं साफ करते हो, साफ कितना भी करोगे थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा। दांत थोड़ा उससे थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा अन्न का कण रह जाएगा, बैक्टीरिया खाएगा एसिड छोड़ेगा, आपका पीएच मान क्या हो जाएगा दांत का कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसका हिलना डुलना टूटना कैविटी ये सब समस्या क्या हो जाएगा उत्पन्न हो जाएगा। तो खाना खाने के बाद ही ब्रश करो सबसे बेस्ट है। दिन में खाना खाते हो ब्रश कर लो, रात में खाना खाते हो ब्रश कर लो। सुबह ब्रश करना कोई जरूरी नहीं है, मेन जरूरी है खाना खाने के बाद ब्रश करना। इसीलिए यदि जल्दी से इस टाइप का दांत आपका न हो, अगला दरवाजा गायब न हो, तो जल्दी से ये काम आज ही से अपना लीजिएगा। आप ब्रश कीजिएगा। क्यों ब्रश कीजिएगा क्योंकि आपके दांत का पीएच मान क्या हो गया घट गया, मतलब एसिड की मात्रा बढ़ गया और उसको दूर करने के लिए क्या चाहिए क्षार चाहिए। तो जो हम ब्रश करते हैं जो पेस्ट वगैरह होता है उसमें क्या रहता है क्षार होता है। तो क्या करता है वो उसको दूर कर देता है, मीटर उदासीन कर देता है। क्या कर देता है उदासीन कर देता है और आपके दांत को भी क्या करता है साफ कर देता है। याद रहेगा।